हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं और डिविडेंड का भी यहां पर अनाउंसमेंट हुआ है। तो शुरुआत डिविडेंड से करते हैं। कोल इंडिया की तरफ से फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड आ रहा है 15 रुपीज 25 पैसे का। ये डिविडेंड आ रहा है और इंपॉर्टेंट डेट क्या है? नवंबर 21। ये क्या है? एक्स डिविडेंड डेट, मतलब नवंबर 21 से पहले जिनके पास भी स्टॉक रहेगा वो इस डिविडेंड को पाने के लिए एलिजिबल है। और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट 9 दिसंबर तक हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा डिविडेंड को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 15 रुपीज 25 पैसा पर शेयर कोल इंडिया की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। डिविडेंड को और डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये है हिस्टोरिकल डेटा। जैसे अभी तो देखिए, ये तो सबसे पहले तो ये हमारा आज का डेटा है 15 रुपीज 25 पैसे का। अब देखिए, पहले मैं बताता हूं कि कब कैसे डिविडेंड आ रहा है। जैसे लास्ट ईयर देखिए, इसी समय में डिविडेंड आया था, यही नवंबर के टाइम में, क्वार्टर टू के रिजल्ट के समय। तब कितना था? 15 रुपीज का डिविडेंड था। तो इस बार थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। फिर एक और डिविडेंड कब आया था? फेब्रुवरी के महीने में, मतलब क्वार्टर थ्री का जब रिजल्ट आते हैं उस समय में। ठीक है, और वो कितना था? 5 रुपीज 25 पैसा। और फिर अगस्त में जब फाइनल रिजल्ट आते हैं और उसके बाद में जो है थर्ड डिविडेंड अगस्त के महीने में आया था। तो टोटल कितना डिविडेंड था लास्ट ईयर? 24 रुपीज 25 पैसा ये डिविडेंड था। उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 22 जो था, 17 रुपीज का डिविडेंड था। तो 17 से डिविडेंड 24 रुपीज 25 पैसा इंक्रीज हुआ और अभी 15 रुपीज 25 पैसा है। और देखते हैं कि इस बार भी जैसे लास्ट टाइम में और 2 बार बाद में डिविडेंड आया था, इस बार भी वैसा डिविडेंड आ रहा है या नहीं। अब डिविडेंड यील्ड तो देखिए, अभी 323, अभी शेयर प्राइस भी इनफैक्ट बहुत बढ़ा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 52 वीक के हाई के पास में। इनफैक्ट लास्ट कुछ सालों में बहुत अभी शेयर प्राइस बढ़ा है। तो डिविडेंड यील्ड डिपेंड करता है कि क्या आपकी बाइंग प्राइस है। सोच लीजिए कोई इन्वेस्टर 200 के भाव में जिनकी बाइंग है, तो 24 रुपीज, तो मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि आराम से 12% के आसपास या उससे ऊपर का उनको डिविडेंड यील्ड मिल गया है। अभी 323 के हिसाब से तो फिर डिविडेंड यील्ड कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक मजबूत डिविडेंड यील्ड आ रही है जब हम कोल इंडिया की बात कर रहे हैं। अब आते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस पर। तो पहला है प्रोडक्शन का डेटा। कोल का कैसा प्रोडक्शन हुआ है? लास्ट ईयर आप देखेंगे 139 मिलियन टन था, इस बार 157.4 मिलियन टन है, इंक्रीज हुआ है। अब कोल प्रोड्यूस हो जाता है लेकिन वो पिट में रहता है, और ऑफटेक से हमको पता चलता है कि सामने डिमांड भी है। तो ऑफटेक का भी नंबर इंपॉर्टेंट नंबर है। तो ऑफटेक भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, 173 मिलियन टन, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। ये है फाइनेंशियल नंबर्स। और जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो फिर कंपनी को प्रॉफिट तो करना ही चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले सेल्स का नंबर 27,538 करोड़ का सेल्स किया था। कब? लास्ट ईयर, जुलाई अगस्त सितंबर। इस बार 29,978 करोड़ का सेल्स किया है। और प्रॉफिट किया है 6,813 करोड़ का। लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था? 6,043 करोड़। मतलब आराम से आप यहां पर मान सकते हैं 10% से ऊपर का उन्होंने प्रॉफिट यहां पर कोल इंडिया की तरफ से किया है। तो स्ट्रॉन्ग सेल्स प्रॉफिट के नतीजे हमको कोल इंडिया के जो फाइनेंशियल्स हैं, जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट पीएनएल स्टेटमेंट है, उसके बारे में बता रहा हूं। अब हम बिजनेस की बात करते हैं। देखिए, कोल इंडिया अपने में एक बड़ा प्लेयर है, कोल का प्लेयर है। तो उनके कुछ फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट होते हैं जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट होते हैं, तो वहां पर उनको बहुत रियलाइजेशन नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटा है क्वार्टर वन का डेटा है, ठीक है, अप्रैल से जून का। और यहां मैं क्या देखने की कोशिश करूंगा कि कोल आप बेच रहे हो, ओके, लेकिन कोल बेचने पर आपको कितना कमाई हो रहा है, ओके, ये ध्यान में रखना है। तो ये 1536 पर टन है जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है। और जनरली क्या होता है कि ये क्या है कि लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो यहां पर बहुत आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, ओके। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है? ई ऑक्शन। ई ऑक्शन बहुत डिपेंडेंट होता है किस तरीके से मार्केट में प्राइस चल रहा है या ग्लोबल में प्राइस चल रहा है। तो अगर ग्लोबल प्राइस अगर बढ़ रहा हो, फॉर एग्जांपल कोयले का, तो उससे क्या होगा? ई ऑक्शन के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि कोयला वो उतना ही बेचेंगे। मतलब आप सोचिए कि 1 टन अगर आप कोयला बेचते हैं तो पहले आपको से 2,000 रुपीज मिलते थे, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर ई ऑक्शन ज्यादा हो तो 3,740 रुपीज मिल रहा है। सोच लीजिए, अगेन 5,000 मिलते थे पहले, अभी ई ऑक्शन का प्राइस 3,740 है, तो फिर कम हो गया। तो ये ई ऑक्शन से बहुत कुछ प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये कौन सा डेटा मैं दिखा रहा हूं? अप्रैल में जून, क्वार्टर वन का, ओके। अच्छा, अब ओवरऑल डेटा क्या है? 1,768 पर टन है। बाकी भी कोल की अलग अलग वेराइटीज है, रॉ कोल, वॉश्ड कोल, सबका मिला के उन्होंने उतना कमाया है, ओके। लेकिन मेन ये दोनों थे। अब ये है क्वार्टर टू का नंबर, और क्वार्टर टू का नंबर में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग बराबर ही है, 1772, लास्ट टाइम भी उसके आसपास ही था।
अब फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट में बहुत चेंज नहीं होगा, तो इस बार भी उतना ही है, ठीक है। 1536 था 1541, लेकिन ई ऑक्शन थोड़ा कम हुआ है। ये एक्चुअली में अब ये देखना है कि ये हो सकता है ग्लोबल लेवल पर कोयल के प्राइस कम हुए होंगे, जिसकी वजह से ई ऑक्शन कम हुआ होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये Q3 Q4 में देखना है कि ई ऑक्शन के प्राइस बढ़ते हैं तो फिर प्रॉफिट्स पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो Q1 से Q2 क्या हुआ है, ई ऑक्शन में कुछ 3700 पर टन से 2838 पर टन यहां पर रियलाइजेशन घटा है। अब ये थोड़ा हमको अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी तो बहुत सारे डेटा आएंगे, तब हमको और ज्यादा क्लैरिटी यहां पर मिलेगी। ये नंबर थोड़ा सा कम आया है। अब कोल इंडिया 80% हमारे देश का कोल प्रोडक्शन करता है। कोयला जरूरी है पावर सेक्टर के लिए, हमारे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इनफैक्ट आप ये लैपटॉप या फिर मोबाइल में वीडियो देख पा रहे हैं, मैं खुद यहाँ पर वीडियो बना पा रहा हूं, तो सबसे बेसिक जरूरत मेरे घर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की है। तो वो मैक्सिमम अभी भी रिन्यूएबल पर फोकस है ही, लेकिन फिर भी इंडिया में अभी 60% या उससे ज्यादा जो है कोयले से ही इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। लास्ट ईयर उन्होंने प्रॉफिट और ग्रोथ अच्छा किया था और अभी भी अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जो मार्जिन्स है, जो मैंने कहा, ई ऑक्शन प्रीमियम पर बहुत डिपेंड करते हैं। अब कोल के प्राइस फिर से इंटरनेशनली बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो अभी तो ये ऑक्शन प्रीमियम बहुत अच्छा नंबर, मतलब हमने देखा लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में कम आया है, लेकिन हो सकता है Q3 में अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। बट अगेन देखिए, हमारे पास सिर्फ अभी ये अक्टूबर का डेटा है, नवंबर दिसंबर में भी देखना होगा ना कि कोयला का प्राइस बढ़ रहा है या घट हो रहा है। फिर से घट जाएगा तो फिर ये ऑक्शन कम हो जाएगा, वो तो खैर जनवरी फरवरी में जब रिजल्ट आएगा पता चलेगा। तो ये ई ऑक्शन जो है बहुत, हम ऐसा मान सकते हैं कि नीचे नहीं जाना चाहिए, तो अभी वो नीचे गया है Q2 के रिजल्ट में। बाकी प्रोडक्शन ऑफ टेक दोनों ही मजबूत है, कॉन्सिस्टेंट कोल इंडिया की तरफ से डिविडेंड आ रहा है, 15.25 का यहाँ डिविडेंड है। अब कोल सेक्टर में है, कोल सेक्टर पावर सेक्टर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के लिए बहुत फोकस में रहता है। तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी रिस्क है, इनफैक्ट सोशियो पॉलिटिकल रिस्क जो है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हर बिजनेस में रिस्क होती है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे रिस्क हैं, तो उसको भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में जाते जाते आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ऑलरेडी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को हमने शेयर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, डिविडेंड, बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।